अगर गिनती जिस ईवीएम में घोटाला होता है उसी ईवीएम की गिनती होती थी। यानी घोटाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लगने के बाद भी बदस्तूर जारी रहा। क्यों? क्योंकि कागज का टुकड़ा गिरकर जो बैलेट बॉक्स में गिरता था उस कागज के टुकड़े की गिनती नहीं होती थी। ईवीएम मशीन में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है कि यान चांद पर गया, चांद पर जाने के बाद पता चला बॉम्बे के इंजीनियरों को कि कुछ यान में गड़बड़ी हो गई। तो बॉम्बे के इंजीनियरों ने कहा चलो दुरुस्त कर लेते हैं। यानी यान उधर है, चांद पर है और इधर बैठे बैठे ही दुरुस्त करते थे इसरो में। यहाँ पर ईवीएम है और यहाँ पर वो आदमी है, वो यहाँ नहीं कर सकता, वे चांद पर कर सकता है। चांद पर सुधार कर सकता है, इसका मतलब रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत जानने वाले जो लोग हैं उनको मालूम रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। रिमोट से उसको चलाते थे और अपने हिसाब से उसका उपयोग करते थे। तो यहाँ के यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता? तो ईवीएम मशीन में पेपर ट्रेल मशीन लगाया गया, मगर पेपर ट्रेल का जो कागज का टुकड़ा है उसमें तो स्टैंप लगा हुआ है, उसकी तो गिनती नहीं होती थी। गिनती जिस ईवीएम में घोटाला होता था उसी की गिनती होती थी। तो ये अभी भी जारी है, ये अभी भी जारी है। भ्रम क्या हुआ? अरे पेपर ट्रेल तो लग गए ना, आप बोल रहे थे ना, लगा दिया। जैसे बहुत सारी महिलाएं कार्यक्रम में जाने के पहले झुमका लगा देती है और घर में जाने के बाद वापस भी उतार कर रख देती है, उसी तरह से चुनाव आयोग ने वो मशीन लगा दिया, हो गया, फिर उसको उतार के रख दिया। यानी उसका कोई उपयोग नहीं करते थे। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, महिलाएं अपने मन में किंतु परंतु ना रखें। मैं एग्जाम्पल आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं ताकि बात हमारे लोगों को समझ में आ जाए। साथियों, ये जो ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईवीएम मशीन ने आपका शासक चुनने का जो अधिकार है, शासक बनने का जो अधिकार है, वो वोट में शामिल है। आप जिसको चुनना चाहते हैं, तो आप अगर अपने आप को चुनना चाहते हैं, वो अधिकार इसकी बदौलत खत्म हो जाता है, इसकी वजह से खत्म हो जाता है। अगर आपका वोट का अधिकार खत्म हो गया तो क्या होगा? तो ये भ्रम खत्म हो जाएगा। कौन सा? वोटर सरकार चुनते हैं। सबसे अहम बात समझना जरूरी है। क्या है? वोटर सरकार चुनते हैं। वोटर सरकार चुनते थे। ईवीएम आने के बाद ईवीएम सरकार चुनती है, वोटर सरकार नहीं चुनते हैं। ये वोट की सरकार बनना बंद हो गया ईवीएम की वजह से। और इस वजह से क्या होगा? बारी बारी से राज होगा। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, ऐसे होगा। इससे इस देश में लोकतंत्र की जो सरकार है, वोटों के समर्थन की सरकार, जो जनता भारत की चाहती है, जिसको सरकार बनाना चाहती है, वो सरकार नहीं बनेगी। इस वजह से साथियों, मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं, क्योंकि आखिर ये बात हम लोगों को समझना होगा। चुनाव आयोग के लिए हम लोगों ने एक लंबा पर्चा निकाला, सारे बहुत तमाम सवाल है। चुनाव आयोग ने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया।
चुनाव आयोग कौन है भाई? भारत के संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को अधिकार दिया। किस काम के लिए अधिकार दिया है? फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकार दिए। मालिक नहीं बनाया वोटर लोगों का, उन्होंने संविधान निर्माताओं ने अधिकार दिया चुनाव आयोग को। आपको काम कितना है? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाना चाहिए। चुनाव कमीशन अपने ही लेवल पर निर्णय कर रहा है। सारे देश के लोग जब ईवीएम नहीं चाहते हैं, सारे देश के लोग जब ईवीएम नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो भाई? आपके पास तो ऐसा कोई पावर नहीं है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने कहा कि ऐसा कोई कानून में तब्दीली करने की भी जरूरत नहीं है। वो चुनाव आयोग चाहे तो वोटों से चुनाव करवा सकता है, चुनाव आयोग चाहे तो ईवीएम से वोटों कर सकता है। आज के तारीख में भी चुनाव आयोग कई जगह ईवीएम से चुनाव करवा रहा है और आज के ही तारीख में वोटर से भी चुनाव करवा रहा है। कई जगह, एक ही साथ कई जगह ऐसे करा रहा है। तो इसका मतलब है वोट डालने के आधार पर चुनाव करने का काम बंद नहीं हुआ है। ये कानून खत्म नहीं हुआ है, ये कानून अभी भी बरकरार है। चुनाव आयोग जबरदस्ती क्यों करना चाहता है कि ईवीएम मशीन से ही वोट हो? चुनाव आयोग शासक वर्ग का टूल हो गया है। देश में जो शासक वर्ग है, जैसे 14 अगस्त 47 तक ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग था, नहीं 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था। रात के 12:01 हो गया तो भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण हो गया। भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण हो गया और जो भारत का शासक वर्ग जो जिनकी संख्या 3.5% है, सारे देश भर के लोगों को हर 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल हुआ। उसके द्वारा चुनकर आने वाली सरकार के द्वारा ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग बना नहीं रह सकता। अगर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो जाए, अगर हमारे लोग अगर इतने ही समझदार होते कि केवल चुनने का काम करना है, मगर काशीराम जी ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, बन भी सकते हैं, हम शासक वर्ग बन भी सकते हैं। ऐसा हमारे लोगों का जो सोच है नहीं बन सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनवा कर दिखाया और शासन चलाकर दिखाया और 4 बार मुख्यमंत्री बनवा कर दिखाया और चलाकर दिखाया। जो लोग ऐसा सोचते थे कि हम नहीं बन सकते, बन गए और सरकार चलाकर भी दिखाई। इसका मतलब ये है कि हम शासक बन सकते हैं और चला भी सकते हैं। ये आत्मविश्वास हमारे लोगों के अंदर अब पैदा हो गया। बानसेव के द्वारा सारे देश भर में हम लोगों ने ऐसा जागरण, महाजागरण सारे देश भर में चलाया हुआ है और लोग इस काम के लिए अब तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे अहम बात क्या करना है, यहाँ जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि आखिर करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथियों, आने वाले समय में अभी 24 चल रहा है, हमने 2030 तक का 7 साल 8 साल का समय निर्धारित किया। ये 8 साल में आपको करना क्या है? तो 8 साल में आपको 6 लाख गांव का संगठन बनाना है। अगर आप 6 लाख गांव में जाते हो, जैसे दिल्ली में आए 2000 किलोमीटर से आए, 1500 किलोमीटर से आए, अपने जिले में 200 किलोमीटर जाओ, अपने गांव में जाओ और अपने गांव में कमिटियां बनाओ
चुनाव आयोग चुनाव संपन्न कराने के लिए बूथ लेवल की कमेटियां बनाती है, बूथ लेवल का संगठन तैयार करती है टेम्पररी चुनाव के लिए। वहां 1000 वोटर होते हैं एक बूथ में, तो हमको बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है। तो ऐसा संगठन अगर आप खड़ा करते हो तो 15 लाख बूथ है, तो 15 लाख यूनिट बनाने होंगे। अगर आपने 15 लाख यूनिट बना लिया सारे देश भर में, ये जो लोग हैं ना, चुनाव आयोग चलाने वाले लोग हों या देश चलाने वाले लोग हैं, जो अगर हमारी बात नहीं मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो हमारे पास उपाय नहीं है, ऐसा नहीं है, उपाय है। 15 लाख जगह पर अगर आप अपनी कमेटियां बनाते हो, ये तो आपके नियंत्रण में है। चुनाव आयोग ईवीएम चालू रखना चाहता है या बंद करना चाहता है, ये तो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। मगर गांव-गांव में कमेटियां बनाने का नियंत्रण वो तो हमारे नियंत्रण में है। जो हमारे नियंत्रण में है वो तो काम हमको करना चाहिए। अगर हम 15 लाख जगह पर इस तरह की कमेटियां बनाते हैं और ये 15 लाख बूथ में, एक बूथ में मान लो शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो अपर लेयर है कमेटी बनाते हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की कमेटी बनाते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की कमेटी बनाते हैं, शेड्यूल ट्राइब की कमेटी बनाते हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब की कमेटी बनाते हैं और नॉमिनेटेड ट्राइब की कमेटी बनाते हैं, एमबीसी की कमेटी बनाते हैं, ओबीसी की कमेटी बनाते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत 15 इंटू 14 कमेटियां, 1000 के बूथ में 14 कमेटियां अगर आप 3-3 लोगों की बनाते हो तो ये 2 करोड़ 10 लाख कमेटियां होगी सारे देश भर में। अगर 2 करोड़ 10 लाख कमेटियां होगी, अगर एक कमेटी ने 10 लोगों को मोबिलाइज किया तो 2 करोड़ इंटू 10 20 करोड़ लोगों का मोबिलाइजेशन होगा। अगर आपने 40 लोगों को मोबिलाइज किया, 20 लोगों को मोबिलाइज किया तो ये 40 करोड़ होगा। अगर आपने 25 लोगों को मोबिलाइज किया तो ये 50 करोड़ मोबिलाइज हो जाएंगे लोग। अगर सारे लोग 2030 में 50 करोड़ लोग अगर मैदान में उतर गए, 50 करोड़ लोग अगर उतर गए तो फिर कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, बम गोला, बम कुछ जरूरत नहीं। हमारे लोग बोलते हैं तलवार उठाएंगे, वो करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। हमारे लोग ही इतने हैं, अरे अगर सड़क पर उतर गए, अगर उन्होंने पेशाब कर दिया तो महाफ्लड आएगा। और ये जो 3.5% लोग हैं वो फ्लड में बह जाएंगे। तो हमारे लोगों को हमारे जनशक्ति की ताकत का पता नहीं है। ये हमारे लोगों की इतनी जनशक्ति है, उसको जगाने का काम करो। बम गोले, हथियार, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो शासक उनके पास है, पुलिस फोर्स उनके पास है, मिलिट्री उनके पास है, पैरामिलिट्री उनके पास है। तो आपको 15 दिन में अरेस्ट कर लेंगे, अंदर डाल देंगे, मामला खत्म। ये कोई उपाय नहीं है। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया। ये हिस्टोरिकल बातें, पुरानी कहानी, 1000 साल पुरानी नहीं बोल रहा हूं। अरे 9 अगस्त 42 की क्विट इंडिया मूवमेंट की, ये गांधी ने ऐसा किया था। अगर हम लोग इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं, क्योंकि हमको हमारे नियंत्रण में काम है, जो काम हमारे नियंत्रण में है वो करो। जो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, चुनाव आयोग करता है, नहीं करता है, कहां जाएगा? भाग जाएगा क्या? देखो, अगर 10 साल के बाद अगर हम लोग काबिज हो गए तो 10 साल के बाद चुनाव कमिश्नर को फांसी की सजा देंगे। आपको कानून की ताकत पता नहीं, आप लोगों को कानून की ताकत पता नहीं है।
अगर वो मर गया तो वही बचेगा, क्योंकि वो उसको पकड़कर फांसी देने के लिए जिंदा ही नहीं है। मगर चुनाव कमिश्नर अगर जिंदा है और हमारा राज आ गया, देशद्रोह का सामना करना पड़ेगा। हेलो, चालू करो भाई। हेलो, क्या हो गया? बंद हो गया। हेलो, हाँ, तो अगर वो मर गया तो ही बचेगा। अगर रिटायर्ड हो गया और पेंशन खा रहा है, पेंशन ही खाता रहेगा, तो वो 10 साल 20 साल के बाद भी देशद्रोह का मुकदमा फेस करना पड़ेगा उसको। ये देशद्रोह का काम है। ये जो वो कर रहे हैं, ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। वो बख्शेंगे नहीं, वो जाएंगे नहीं। कहां जाएंगे, कहां भागेंगे? भारत के बाहर हाँ, एक रास्ता ये है, भारत के बाहर। मगर हमारी, अगर मान लो अमेरिका में गए तो हम अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करेंगे, ये लोगों को भारत भेजो। अरे भाई, जो शासन करने का हुनर है ना, तो ये उसके बाद सारी चीजें कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। तो दुनिया में आप जाओगे कहाँ? अमेरिका बोलेगा ये इसको क्यों बेचा, हमारे देश में अपराध किया, अब अपराधी को संरक्षण क्यों दें? बात तो सही, मानना पड़ेगा उसको कि अपराधी को नहीं दे सकते हम संरक्षण। तो अपराधी बोले हाँ ठीक है, ले गए। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोगों को ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आने वाले समय में आंदोलन खड़ा करने के लिए एक बड़ा इशू है। देखो, आंदोलन खड़ा करने के लिए इशू भी तो चाहिए ना, है? आंदोलन खड़ा करने के लिए इशू चाहिए कि नहीं? अब उन्होंने दे दिया। मैं, आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका क्या है मालूम है? इस मामले को सॉल्व ना करे तो ही ठीक है। मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूं, मेरे सोचने का तरीका अलग है। क्यों? मान लो सॉल्व कर दिया तो आंदोलन कैसा करेंगे? आंदोलन करेंगे तो करोड़ों लोगों को अपने समर्थन में खड़ा करेंगे, और करोड़ों लोगों का आंदोलन नहीं रहेगा, आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। और अगर आंदोलन जन आंदोलन हो गया तो ये जो 3.5% लोग हैं, ये 3.5% लोगों की हम लोग मुक्त हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, और हम लोग इस देश के आजाद नागरिक होंगे और हमारा इस देश में राज भी होगा। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि ये कहानी अब 7-8 साल की है, ज्यादा लंबी नहीं है। ये जो हमारा राज और हमारी मुक्ति की जो बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं आंख लगा कर देखता हूं, आप लोगों को आंख खुली रख के भी दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो दूरदृष्टि से देखता हूं और डेली सारे देश को और सारे समाज को और लोगों को जगाने के काम में लगा हुआ हूं, तो मैं उस हिसाब से सोचता हूं, मैं उस हिसाब से सोचकर काम करता हूं। हेलो हेलो, साथियों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो लास्ट में कुछ बातें कहकर अपनी बातें मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ज़्यादा कुछ कहना नहीं है मुझे, केवल कुछ बातें आप लोगों को कहना चाहता हूँ और कुछ कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। देखो, सुनो, हाँ हाँ, सुनो 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 कुछ। हाँ, वो अभी 20 साल की लड़की है, बोलते कि 8 साल नहीं देखना चाहते, और मैं 67 साल का हूँ तो भी देखना चाहता हूँ। तो जल्दबाजी में हमारे लोग मुंह के बल गिर जाते हैं और दांत गिरा देते हैं। जल्दबाजी